Hello. Hello. Okay, students. Give me some minutes. Good evening, students. My name is Sanjay Singh Dangi, and today I will be presenting a seminar on SSC CGL, CHSL, CPU, and all SSC examinations, which will also include JEE examination. I will tell you the strategy on how to cover the GS part in these SSC examinations. So let's begin. This webinar will be both in English as well as Hindi. So let's do that. तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बड़ा आवश्यक है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, वैकेंसी क्या है, एसएससी जो भी एग्जाम देता है। देखिए, जो इसमें मेन एग्जाम है एसएससी का वो है अपना सीजीएल। सबसे जो मेन एग्जामिनेशन है वो है सीजीएल, फिर है सीपीयू, फिर है सीएचएसएल और एमटीएस और जे। ये सब एग्जाम जो है एसएससी लेता है और इन सभी एग्जाम्स में जो है जीएस एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक, तो अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या अब कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसी कैसी वैकेंसी आ रही है, थोड़ा बहुत सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको थोड़ी बहुत जीएस कैसे प्रिपेयर करना है इसकी टिप्स दूंगा। Now, first important thing, why we need a government job? Very simple, because the first and prime reason is stability. It will give you the stability. There is a very fast career growth in the government jobs. Plus, in SSC CGL, you will start from 4600 and you can reach up to Group A. There is respect in society, plus the location of jobs, mainly particularly in CGL, you will work in very elite departments like income tax, like various ministries. So it is very lucrative job as far as we are concerned for SSC, CGL and CHS. So now see, this is some recruitment, this is some vacancies for past years. So in 2020 for CGL we are getting 7,035 vacancies. So we can say that CGL the vacancies are about 8,500 or 8,000. The figure always revolve around this, because previously the figure was quite higher. It is around 10,000, sometimes 12 also. But now there is a reduction from past 2 years. See, the total number of posts is also reducing. But I think after this year 2021, when the CPT, CET will come into act, this will also increase. Now, what are the various CGL posts? So these are all various CGL posts. Assistant Auditor Officer, Assistant AO. These two are of 400 GP grade pay. So 400 grade pay is very high grade pay, and you will get salary around 80 to 90,000 in that. And thereafter, Assistant Section Officer. So the Assistant Section Officer, it will be in various ministries, whether it is Railway, MEA, AFHQ, and all other ministries and department of the government of India. फिर इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स वो इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, पोस्ट नारकोटिक्स। ये भी बड़ी डिमांडिंग जॉब्स हैं और बहुत ही इसमें बढ़िया आपको मतलब जॉब
में क्या क्या आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा देश का। ये सब इलीट डिपार्टमेंट है देश के। जैसे आप इनकम टैक्स में जाएंगे तो आप पूरा, तो काफी आपका जो है इनकम टैक्स ऑफिसर, अगर आप एसएससी में बन गए तो पूरा एक जो हेडक्वार्टर होता है वो आपके कंट्रोल में रहेगा, पर्टिकुलर छोटी लोकेशंस में। तो ठीक। और क्या रहेगा आपको एक मतलब कि कैसे इनकम टैक्स काम करता है, मतलब कैसे गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेती है, वेदर इट इज फ्रॉम एक्साइज और इट इज फ्रॉम इनकम टैक्स, या फिर वेदर इट इज फ्रॉम अदर थिंग्स। तो आपको पूरा एक जानकारी मिलेगी। ठीक, ये सब डिपार्टमेंट में। फिर रहता है कि आप इंस्पेक्टर बन सकते हो। सीनियर इंस्पेक्टर कहाँ, सीबीआई में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है। तो मेनली जो ये वाली पोस्ट है ये 4600 जीपी में आती, और इनमें से कुछ जो नीचे वाली पोस्ट है वो 2800 जीपी में आती है। ठीक, जीपी मीन ग्रेड। ठीक, ये है सब वेरियस पोस्ट जो एसएससी सीजीएल की। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एओ के लिए अलग है, बाकी सबके लिए कॉमन है। जैसे एओ के लिए आप क्या, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, या आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमी रहेंगे तो आपको और प्रेफरेंस मिलेगी। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आपका मैथमेटिक्स, मतलब या तो मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स। ठीक, बाकी सभी पोस्टों के लिए क्या है, बैचलर डिग्री ही इनफ। नाउ एज इज 18 to 32 ईयर्स, और 32 ईयर्स भी कुछ एक दो पोस्ट के लिए। ऑब्वियस सी बात है, ये जो एज हमने यहाँ क्राइटेरिया दिखाई ये फॉर जनरल है। बाकी जो अलग अलग वो है, वो जो अलग अलग पोस्ट है उनके हिसाब से अपना अपना है। ठीक, एग्जामिनेशन स्कीम है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले टीयर 1 रहता है, तो ये रिटर्न एग्जामिनेशन रहता है। फिर टीयर 2, मतलब ये सब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, सब एमसीक्यू बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड पूरा रहता है सिनारियो। इसमें कुछ भी राइटिंग नहीं है, ओएमआर शीट नहीं है। ठीक, उसका टीयर 2 रहता है। इसमें जो है मेनली 2 सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ्स और इंग्लिश। और अगर आपने एओ यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर भरा है तो थोड़ा सा आपको फाइनेंस इकोनॉमी इसका भी 100% वो मार्क्स का पेपर रहता है। फिर टीयर 3 रहता है पूरा रिटर्न पेन और पेपर फॉर्म में। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है। इसमें आपको ऐसे, प्रीसी, लेटर, एप्लीकेशन राइटिंग, ये सब आपका टेस्ट किया जाता है। जो टीयर 4 है वो टेस्ट रहता है। ये सबके लिए नहीं रहता है, ये उन पोस्ट के लिए रहता है जैसे कि मिनिस्ट्री में जो क्लर्कियल पोस्ट है, तो उसमें ये रहता है कि आपको एक पर्टिकुलर स्पीड होनी चाहिए आपकी, मतलब राइटिंग स्पीड होनी चाहिए, आपको एक्सेल थोड़ा बहुत आना चाहिए, थोड़ा वर्ड आना चाहिए। तो ये भी मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारी पोस्टों के लिए, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर में दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, एग्जामिनर दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, सो ओनली फॉर मिनिस्ट्री एग्जामिनेशन। सी, अब ये थोड़ा सा हमारा जो सीजीएल 1 है उसका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होता है उसमें क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट कितना आता है। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि पूरा पेपर 60 मिनट का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इसके 25 मार्क्स रहते हैं। ठीक, जनरल अवेयरनेस के 25 मार्क्स रहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 और इंग्लिश कम्प्रीहेंसिव के 25 मार्क्स, सबके 25 क्वेश्चन रहते हैं और मार्क्स रहते हैं डबल, मतलब एक क्वेश्चन आपका जो है वो 1 मार्क्स का ही होता है। ये मैक्सिमम मार्क्स यहाँ थोड़े से गलत लिखे, ये सब जो है 25 मार्क्स के होते हैं ये सब क्वेश्चन। ठीक, तो टोटल मार्क्स रहता है 100 मतलब हाँ ठीक है 200 रहता है पर इंटू 2 रहता है, सही है। 200 मार्क्स टोटल रहते हैं, 200 मार्क्स टोटल रहते हैं। जो ईच क्वेश्चन है वो लगभग 2 मार्क्स का रहता है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो ये जो हर क्वेश्चन है ये 2-2 मार्क्स का रहता है, टोटल 200 मार्क्स का रहता है। ओके, अब ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सी, द सिलेबस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस इज वेरी वास्ट. So today we are focusing on general awareness only. So the syllabus is very fast, but it play very important role. Why? Because lot of people they secure very high marks in quantitative aptitude and English comprehension as well as reasoning. पर उनका जो वीक स्पॉट रहता है वो जनरल अवेयरनेस रहता है. जनरल अवेयरनेस प्ले वेरी important role in SSC examinations. The reason is that if you score very high marks in general awareness, like suppose if you go with the past data, the toppers are scoring like 45, 48 marks.
So if you will score 45, 40 means above in the range of 40 to 50, if you have scored the marks in this range, then what will happen? You don't have to take worry or tension in tier 2 examination because you have the buffer of 40. Suppose you are scoring only 20 marks, what will happen? Then someone is 25 marks ahead from you because he scored 45 marks. So general awareness play the important role if you want to score high in SSC examinations, or you need very good post like income tax inspector or a AO, or you want MEA, assistant in MEA. So these posts, you for getting in these posts, you will be requiring very high marks in general awareness. That is very important. So that's why general awareness is very, very important. So this is tier 2 examinations. So this for this two sections, they are for this is for statistical investigator, and this is for AO. Now here also finance and economics, the information, the knowledge of finance and economics, it is also part of general awareness. So you will score good if you are good in general awareness, particularly in finance and economics in AO examination. Now these are some details about SSC CGL tier 3 and tier 4. Now we will move forward and this is very important. Understand this. SSC CGL is not like a SSC examinations and particularly CGL and CHSL. It is not like a banking examination. Why? Because there is no sectional cutoff in that. Okay. So there is no sectional cutoff. So that is the reason. There is an overall cutoff, and there will be no time limit for particular sections. That's the reason GA will play very important role. Do not take examination on the basis of cutoff requirements. Yeah, that is very important. And understand this: you have to score maximum marks out of 200, because see, they are tier 1 examination in SSC, whether it's CGL or CHSL or CPU. It's not qualifying examination. The marks you scored in tier 1 will be counted in final merit list. So it is very important to score as high as possible. So for that, you have to score very good in general awareness and every other sections. So now let's begin with general awareness. So general awareness, in general awareness, I have brought up some topics which are very important, and the questions have been asked from these topics nowadays. See, from banking, there are usually 1 or 2 marks question. If we see the past trend, from biology, it is 2 to 5. So sometimes it 1 to 3. So it fluctuates. But biology is very important part for that. Physics is also very important part. Chemistry is also very important part. Civics, politics, and constitution, everything. This is very important parts. Computer, we are getting only 1 question, and it is very simple to do. So that's not very tough. Current affairs. See, nowadays the SSC is tilting to current affairs. So there are out of 25. These questions are from out of 25. You will be getting 6 to 7 questions from current affairs only. So nowadays current affairs play a major important role in SSC CGL examination, whether it is CGL or CHSL or CP. Indian economy, usually they ask 1 or 2 questions, but this Indian economics is very important if you have filled the AO job, if you want AO job also, because in tier 4, in tier 2 you will have to give another exam which consists of 100 marks of Indian economy and finance. So that is the thing. See, geography also very important part. History is also very important, and environment, usually they ask 1 or 2 questions nowadays. Agriculture is also very important part, and sports, this all are miscellaneous part. So they will ask from science and tech, what is the latest development in science and tech.
what is sports. So everything in which we have covered here is a part of current affairs either. Okay, now understand this. See, general awareness is very important. Why? Because see, most of the people most of the candidates who attend the SSC CGL examination, they are very good. They are usually very good. Means I am talking about the candidates who will get selected or who are in the race of getting selected. So they all are very good in maths and English. Why? Because in tier 2 they have to be clear the examination, and tier 2 they basically in tier 2 they and the SSC is basically asking these two subjects. Now why GA is important? GA is important because see, if you score high marks in GS like in the range of 40 to 50, then what will happen? You have the leverage of 20 to 25 marks in tier 2, isn't it? So in tier 2 you can go stress free because you have the backup of 20 or to 25 marks. So that is the thing. That's why the GA is very important. Now we will focus on some important topics. ठीक, तो important topics शुरू करते हैं. यहाँ से मैं थोड़ा अपना लैंग्वेज को हिंदी और इंग्लिश दोनों करूंगा एज पर द रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्या है. देखिए 1 से 8 सवाल तो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से आएंगे. ये इंपॉर्टेंट, पूरा साइंस ही इंपॉर्टेंट है असल में. तो इसमें अगर मैं बायो भी ऐड कर लूं तो आप 3 क्वेश्चन और मान लीजिए, तो 8 से लेकर मतलब 5 से लेकर 11 क्वेश्चन आपके साइंस से आते हैं. ठीक है, आउट ऑफ कितने 25, 5 से 11 की रेंज में रहते हैं लगभग क्वेश्चन. अच्छा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, अगर इन तीनों को मैं जोड़ दूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, तो आपके 4 से लेकर 11 सवाल यहां से आते हैं. ठीक है, 4 मिनिमम 11 मैक्सिमम. इंडियन इकोनॉमी से 0 मतलब 1 से 2 सवाल बस, इसी रेंज में रहता है. अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल जुड़ गया है वो करंट अफेयर्स. तो 4 से 7 सवाल करंट अफेयर से आते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है. देखिए बैंकिंग इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स जितने भी अवार्ड्स होते हैं लेटेस्ट जो उस पर्टिकुलर ईयर के रहते हैं वो, लिटरेचर, इंटरनेशनल ट्रेड, साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, एसएससी में क्या रहता है, करंट अफेयर्स पूरे 7 to 12 मंथ्स का इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, जैसे आप ये समझिए, जैसे इस साल का एसएससी सीजीएल हुआ अक्टूबर में, अक्टूबर 2020 में मान लीजिए, तो अगले साल का अगर एसएससी सीजीएल है अक्टूबर 2021 में, तो आपको लगभग 7 to 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स, मतलब 7 मिनिमम और 12 आप मैक्सिमम करके जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि पुराने करंट अफेयर से भी सवाल आते हैं. ऐसा नहीं कि 2-3 महीने के ये करंट अफेयर से सवाल है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना. और क्या रहता है, देखिए ऐसे भी रहता है, जैसे अब वो आप समझिए कि जैसे हिस्ट्री में कोई पर्टिकुलर जगह या वो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या कोई पर्टिकुलर किंग है, तो होगा क्या कि अभी वो करंट अफेयर्स में चल रहा है. जैसे आप मान लीजिए ताजमहल न्यूज में, तो दे कैन आस्क अबाउट शाहजहां, दे कैन आस्क अबाउट मुगल एम्पायर. सो एक्चुअली है क्या कि थोड़ा बहुत टिल्ट ऐसा है कि अगर करंट अफेयर्स का कोई इशू, अब जैसे क्या है, अभी हाल ही में वो गुजरात में उन्होंने क्या किया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई थी, आपको पता होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. अब उसमें क्या हो सकता है कि आपसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ सवाल पूछ ले जाए. ठीक है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसमें मतलब जिस कांग्रेस के वो अधिवेशन के हेड थे उसके बारे में पूछ लिया जाए, वो कहाँ हुआ था. तो ये ऐसे कनेक्शन रहता है. थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का रहता है, जैसे अभी कोई पर्टिकुलर सेंचुरी है या कोई पर्टिकुलर पार्क है, वो क्या हुआ, वो हो गया आपका वो मतलब यूनेस्को की हेरिटेज साइट में हो गया इस साल, या फिर उसको कुछ अवार्ड मिल गया, तो वो सब पूछा जा सकता है. तो ऐसे लिंक रहता है मामला. ठीक है, ये कि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है. करंट अफेयर्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया. इंडियन इकोनॉमी के देखिए आप, इंडियन इकोनॉमी के जितने भी डायनामिक, इंडियन इकोनॉमी क्या है, इट्स अ डायनामिक थिंग, इजंट इट. इकोनॉमी पूरी डायनामिक है, रोज आप देखते होंगे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, किसी दिन कुछ हो रहा है, किसी दिन कुछ हो रहा है. तो वो सब आपको क्या है, वो वैसे लिंक करके देखना है कि अभी इंपॉर्टेंट क्या है. बस जैसे कुछ दिन पहले ब्रेक्जिट था, अभी रशियन वॉर चल रही है, तो ऑयल का प्राइस है वो क्यों वो मूव हो रहा है. OPEC countries, these are important. So everything, Indian economy, then fiscal deficit is important. What are the targets in budget and what are the fiscal deficit of this year? ये सब important.
एक्चुअली आप क्या करिए, जब आप कोई मतलब एसएससी के आप जब स्टैटिक पार्ट को पढ़ते हैं तो जस्ट ऑल्सो फोकस ऑन करंट अफेयर, तो देयर इज अ लिंक बिटवीन दैट, दैट इज द थिंग आई वांट टू एम्फसाइज इन नाउ। सो समझिए आप, अब पूरा पेपर आपको 60 मिनट में करना है, ठीक है, और सेक्शन है 4, ठीक है, जैसे एक सेक्शन है इंग्लिश का, फिर है मैथ्स का, फिर है रीजनिंग का, और एक है जीएस, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो देखिए आप ये समझिए कि जितना जल्दी आप जनरल अवेयरनेस का सेक्शन करेंगे उतनी जल्दी क्या होगा, उतना ज्यादा आपके पास इन 3 सेक्शन को करने का टाइम बचेगा। जनरल अवेयरनेस की यही ब्यूटी है, उसकी ब्यूटी क्या है कि आपको वो बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा नंबर दे सकता है अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज 10 मिनट में आपको क्या होगा, लगभग लगभग आप 25 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है, 10 मिनट में 25 सवाल अटेम्प्ट करना इज नॉट अ बिग डील in general awareness. It's very simple to do that. Okay. Another thing is that if you scored very high marks, then what will happen? There will be some buffer for you in tier 2, and you will get also good marks in tier 1 also. And these marks will be counted in final merit list. ये भी सही है। अब ये समझिए कि 10 मिनट में आपको पूरे के पूरे 40 या 48 के आसपास आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो करना क्या है इसमें, 10 मिनट में कैसे ये अटेम्प्ट करना है, 10 से भी आप ये 10 आप ये समझिए मैक्सिमम टाइम, इससे कम जितना हो जाए उतना बढ़िया, ठीक है। रीड द कंप्लीट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आप पूरा पढ़ें, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम शुरू में ही पढ़ते हैं सवाल को और एक आंसर टिक कर देते हैं, जबकि पूरा सवाल वो कुछ और ही होता है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, रीड द कंप्लीट क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड गो थ्रू ऑल द चॉइसेस बिफोर मार्किंग द आंसर, मतलब आंसर टिक करने से पहले एक बार आप सारी चॉइस भी देख लें वहां पे, ठीक। कभी कभी तो क्या होता है कि ऑप्शन एलिमिनेशन से ही आपका आंसर आ जाता है, ठीक। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई सिंगल लाइनर क्वेश्चन है या कोई क्वेश्चन ऐसा है तो जो थोड़ा सा बड़ा है, तो आप उसको बाद में देखिए, पहले सिंगल लाइनर्स करने की कोशिश करिए क्योंकि उसमें टाइम कम लगेगा, ठीक है। दूसरा कि क्या है कि हाँ, जो बड़े क्वेश्चन है उसे आप सेकेंड राउंड में करिए, कि जैसे क्या हुआ, 5 से लेकर 6 मिनट में आपने 25 में से 20 सवाल अटेम्प्ट कर लिए, 5 बड़े थे मान लीजिए, तो 5 को आप फिर दोबारा देखिए 5 मिनट में, ऐसा है। तो आप क्या करें कि पहले छोटे छोटे सवाल, जो सिंगल लाइनर सवाल है उन्हें एक ही बार में पूरा देख ले, उसके बाद क्या करें कि जो बड़े सवाल है उनके लिए सेकेंड राउंड में, ठीक। तो इससे क्या होगा, आपका पहली बार में टाइम बचेगा और क्या होगा, आप जो भी आपको क्वेश्चन अच्छे से आते होंगे वो आप टिक करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक। अच्छा, गैस गैस बिल्कुल नहीं करना, वाई? बिकॉज सी अंडरस्टैंड दिस, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, पहली चीज तो ये है, तो गैस बिल्कुल नहीं। अगर आपको आता है तो बहुत बड़े, इफ यू नो द आंसर दैट्स वेरी गुड, इफ यू डोंट नो द आंसर जस्ट लीव इट, व्हाई? बिकॉज सी अंडरस्टैंड दिस, गैस वर्क विल फेच यू अ नेगेटिव मार्क, बिकॉज सी अंडरस्टैंड, अगर आपने साल भर पढ़ा है और आपको वो क्वेश्चन नहीं दिखा तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, लगभग लगभग 25% प्रोबेबिलिटी है ना सही होने की, क्योंकि ऑप्शन में से 3 तो पहले ही वो गलत है, तो 75% उसकी प्रोबेबिलिटी गलत होने की, गैस बिल्कुल नहीं करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब प्रिपरेशन, अब तैयारी करते कैसे हैं जनरल अवेयरनेस, वो अवेयरनेस की, इस पे आते हैं। देखिए सबसे पहले थोड़ा इंडियन इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, वो इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी में जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट बुक है वो है एनसीईआरटी। अगर आपको एनसीईआरटी 10 से 11 12 की, ये है एक इंपॉर्टेंट सोर्स, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे अच्छी बुकें आती है, लूसेंट की बुक आती है, वो आप पूरी कंप्लीट कर सकते हैं, उसका इंडियन इकोनॉमी का पार्ट। अच्छा, इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या, अगर आपको वैसे एडवाइजेबल है कि आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ें, तो न्यूज़पेपर में एक सेक्शन आता है पूरा पर्टिकुलर इंडियन इकोनॉमी को रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड, उसे भी आप डेली पढ़ें, ठीक है। और सबसे पहले क्या करें, देखिए स्टैटिक, दो इकोनॉमी के 2 हिस्से वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक और डायनामिक। डायनामिक में ही हम लोग करंट अफेयर्स को लेंगे, करंट अफेयर्स बेसिक। देखिए स्टैटिक की आप कैसे कर सकते हैं, ये तो एनसीईआरटी से हो जाएगा आपका, या पर्टिकुलर लूसेंट बुक से हो गया जो बहुत पॉपुलर है, ठीक। उसमें क्या है, सबसे पहले आप बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद देख लीजिए कि जैसे इसमें क्या, जैसे बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेपो रेट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये सब आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम कैसे थी, पहले कैसी थी, और उसके बाद जो रिफॉर्म आए वो कैसे है, तो मोटा मोटी जो भी आप अब तक यानी 21st वो सेंचुरी से 1947 से
2021 तक जो भी चेंज हुआ है वो सब आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके गो थ्रू चले जाइए, तो आपको क्या होगा, थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, इकोनॉमी में ये सेक्टर आते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है रूरल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर में, फाइनेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सब में। फिर आता है टैक्सेशन, एफडीआई, एफआई। इसके लिए टैक्सेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है साल में इंडियन इकोनॉमी को अगर हम कंसर्न करके देखें तो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आते हैं। एक आता है यूनियन बजट जो हर साल आता है, दूसरा आता है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। आप इनको भी पढ़ें, इट इज एडवाइजेबल, ठीक। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि इंडियन इकोनॉमी के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इन दोनों से आ जाए, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेबिट है, डेट है, कैपिटल मार्केट्स, फॉरेक्स, ये सब मेन टॉपिक है जो आपको क्या है थोड़ा बहुत एग्जाम से पहले करके जाने। दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड दीज टॉपिक्स आर द पार्ट ऑफ स्टैटिक, ठीक है। डायनामिक तो वही है कि आप रोज न्यूज़पेपर देखें तो उसमें क्या हो रहा है, रोज इकोनॉमी की कुछ ना कुछ वो न्यूज आ रही है। हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की वो मीटिंग बैठती है। कभी क्या हो रहा है कि मतलब दुनिया पूरी डायनामिक है तो ग्लोबल चेंज की वजह से इंडियन इकोनॉमी में वो इफेक्ट पड़ता है। इसमें मेन जो फोकस करना है वो आपको इंडियन इकोनॉमी पे करना है, ऐसे नहीं कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे फोकस करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक। और ये सब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे और पर्टिकुलर बुक में भी मिल जाएंगे। इन सब की आपको एक कॉन्सेप्चुअल जानकारी होनी चाहिए कि एक्सटर्नल डेट क्या है, इंटरनल डेट क्या है, पब्लिक फाइनेंस क्या है, और अभी इनके लेटेस्ट फिगर्स क्या चल, ठीक है। अब बैंकिंग हो गया, इनका बेसिक हो गया, इन्फ्लेशन कितने टाइप की है, ये सब चीज, ठीक। इंडियन इकोनॉमी हमारा हो गया। इसमें जो है 1 से लेकर 2 सवाल इंडियन इकोनॉमी के आते हैं। अच्छा, इसमें बैंकिंग और वो भी है, ठीक है। अगर आप बैंकिंग को भी वो इंक्लूड कर दें तो 2 से 3 सवाल आते हैं, वो सब इसी का पार्ट है इंडियन इकोनॉमी, ठीक। इनमें जो सवालों की जो वो रहती है, मतलब ज्यादातर सवाल डायनामिक पोर्शन से आते हैं, ठीक। स्टैटिक से थोड़ा कम आते हैं, तो डायनामिक से जो करंटली न्यूज में रहेगा ऐसा हो सकता है कि उसका स्टैटिक पार्ट पूछ ले। जैसे अभी क्या है, इंडिया का फिस्कल डेफिसिट वेरी वेरी हाई, तो आपसे पूछ लेगा व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। अच्छा, एफआरबीएम क्या है, ये सब चीजें आपसे पूछ सकता है, तो आपको इसके पता होना चाहिए। फिर आते हैं, हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। देखिए, 2 अलग अलग पार्ट है, एक तो इंडियन हिस्ट्री है और एक कल्चर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको दोनों को साथ साथ लेके पढ़ना है। बुक्स वही है, एनसीईआरटी पहली 6 to 10 इनफ है। दूसरा डूसेंट, आप उसमें देख लीजिए। इसमें भी क्या है, देखिए कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए आप चाहे मुगलों को ही ले लें, चाहे अकबर को ही ले लें, चाहे शाहजहां को ही ले लें, या चाहे औरंगजेब को ले लें, सबके काल में क्या हुआ, अलग अलग काम हुआ, समझ पा रहे हैं। जैसे शाहजहां के काल में बिल्डिंग्स काफी बनी, ठीक है, ताजमहल बना, फिर एक रेड फोर्ट बना, तो ये सब चीजें तो पर्टिकुलरली आपको याद रहना चाहिए कि किसके कालखंड में, जैसे मुगलों के कालखंड में क्या हुआ, या फिर गुप्तास के पीरियड में क्या हुआ, ठीक है। और बीच में जो अपने शेरशाह सूर्य है उनके टाइम पे क्या हुआ, ग्रांड ट्रंक रोड बनी तो वो किसने बनाई, ये सब पूरा जो है ये मामला पूरा कल्चर का। कल्चर में सब आता है, आर्ट आती है, पेंटिंग आती है, डांसेस आते हैं, टेम्पल आते हैं, मॉस्क आते हैं, आर्किटेक्चर आते हैं, ठीक है। ये सब कल्चर का हिस्सा, आपको ये सब क्या नहीं, जैसे आप क्या करें, पहले आप मतलब इन्वेजन, इंडिया के इन्वेजन से पढ़ें, और जहां जहां से जो जो आता गया वो क्या क्या बनाता गया, ये भी आपका कल्चर का हिस्सा अलग होना चाहिए। जैसे आप जो भी नोट्स बनाए या जो भी बुक से पढ़े तो उसमें कल्चर का हिस्सा अलग रहना चाहिए कि पर्टिकुलर इनके पीरियड में इतने इतनी चीजें बनी या ऐसे ऐसे डेवलप हुई, ऐसा। अच्छा, पूरी जो हिस्ट्री है आप उसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है एशियंट, ठीक है। एंशियंट में आपको क्या पढ़ना है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, उसमें हड़प्पा, मोहनजोदारो, ठीक है, रानी बंगा, इन सब में क्या क्या है, कैसा कैसा है, ये सब पढ़ना है। उसके बाद मौर्य की एज है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की, चाणक्य वाली, वो सब आपको देखनी है। फिर अलेक्जेंडर का इन्वेजन है, ये सब एंशियंट का पार्ट है। मेडिवल में क्या आता है, मेडिवल में जैसे भाई दिल्ली सल्तनत हो गई, फिर सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट हो गए, फिर मुगल एम्पायर हो गए, मराठास हो गए, ये सब क्या है मेडिवल में। मेडिवल में के बाद हम जाते हैं मॉडर्न में। मॉडर्न में क्या हुआ कि जब ये अपने यूरोपियंस आए, फिर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हुआ इंडिया में, तो मुगल का फॉल हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद पूरी जो पावर है वो ब्रिटिश ने ले ली अपने हाथ में। उन्होंने सबसे पहले गवर्नर जनरल नियुक्त किए, फिर क्या हुआ कि पूरा इंडिया का गवर्नर जनरल बना,
फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पूरे भाई वायसराय सिस्टम लाए वो, ऐसा करके फिर इंडिया में सीधा क्वीन का, पहले ईस्ट इंडिया वो इंडिया कंपनी का शासन था, फिर वो सीधा क्वीन का शासन हो गया। तो ये सब वो जानकारी आप हिस्ट्री को ऐसे पढ़ें, एशियन से शुरू करें, मेडिवल, मॉडर्न, ऐसे लेते हुए चलें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे वो लोग, और मैंने भी अपने प्रिपरेशन के दौरान ये पाया है कि हिस्ट्री की डेट याद करना बड़ा मुश्किल, बात बिल्कुल सही है, डेट याद करना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें क्या जो की रोल प्ले करता है ना, की रोल ये प्ले नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझ। की रोल क्या प्ले करता है कि रिवीजन आपने कितने बार किया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर आप देखेंगे जिन लोग का सिलेक्शन होता है, जो टॉपर होते हैं, जो बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, वो 4 to 5 टाइम पूरी रिवीजन करते हैं जीएस का। तो आप क्या करें, जैसे पर डे आप 1 आवर पूरा आप डेडिकेट करें केवल जीए, 1 आवर, आई एम नॉट आस्किंग मच, 1 आवर इज इनफ, बट यू हैव टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ लें, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपने पढ़ा हो वो मल्टीपल टाइम रिवाइज होना चाहिए, दैट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो होगा क्या, जैसे आपने एंशियंट पढ़ा, फिर आप जब मेडिवल पढ़ने लग जाओगे तो क्या होगा, आप एंशियंट भूल जाओगे, ऐसा ही होता है जनरली। फिर हम जब मॉडर्न पढ़ने लग जाते हैं तो वो मेडिवल की डेट ही भूल जाते हैं, हम यहाँ तक भूल जाते हैं कि ये पर्टिकुलर वो मकबरा है, ये किसने बनाया, या ये पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट है, ये किसने बनाया। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिवीजन। आप रिवीजन करें उसे बार बार आप उसका रिवाइज करें, तो रिवाइज अगर आप कर लेंगे तो हो जाएगा। और इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इकोनॉमी में भी इंपॉर्टेंट थी, पूरे जीए में इंपॉर्टेंट, वो है पीवाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू हैव टू डू 10 से 12 बार बिफोर गोइंग इनटू एसएससी। ओके, तो 10 से 12 बार आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक करना है। अब करना कैसे है, देखिए आप ध्यान से समझिए। जैसे मैंने एंशियंट पढ़ ली, एंशियंट पढ़ लिया, तो पर्टिकुलर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है, उसमें सेपरेट वो रहता है मामला कि अच्छा एंशियंट का ये है भाई, 100 200 400 जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जैसे आप पहले एंशियंट पढ़ ले पूरा, फिर प्रीवियस ईयर वो एक बार देखेंगे, तो ऐसा होगा कि अगर आपने ढंग से पढ़ा तो 50 60 70% तो वो क्वेश्चन उसी में से आएंगे। 30% ऐसे होंगे जो थोड़े बाहर से होंगे, जो थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा एडवांस चीजें उसमें पूछी होंगी जो आपने शायद स्किप कर दी। तो क्या करना है, उन 30-40 क्वेश्चन को नोट कर लेना और उसे एक बार मेमोराइज कर लेना। फिर क्या करना है, फिर जैसे इन वो मेडिवल पढ़ लिया, मेडिवल के बाद क्या किया, मेडिवल के कर ली, फिर दोबारा एक बार एंशियंट का देख लेना। अच्छा एंशियंट के क्वेश्चन क्या हुए, मतलब इन टाइम स्पैन ऑफ 15 20 30 days डिपेंड अपॉन। तो रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग, वेदर इट्स इकोनॉमी, वेदर इट्स हिस्ट्री, वेदर इट्स पॉलिटी, ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक, अब क्या करें, आपको जैसे आजकल क्या होता है, क्वेश्चन के टाइप भी आप समझने की कोशिश करिए। जैसे क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, अभी जैसे अभी जो करंट गवर्नमेंट है, इट इज नॉट you have to use your logic as well as you have to see the trends। तो अगर आप एसएससी का ट्रेंड देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पहले जो होता था 2014 से पहले कांग्रेस के काफी क्या होते थे, कांग्रेस के वो अधिवेशनों के क्वेश्चन, इस सब के क्वेश्चन ज्यादा आते थे, आजकल कम आ रहे हैं। यू हैव टू सी द ट्रेंड्स। तो आजकल जो है ज्यादा पार्ट किससे आता है, एंशियंट से ज्यादा पार्ट आता है, मेडिवल से ज्यादा पार्ट आता है, ठीक, मॉडर्न से थोड़ा कम आता है, रीजन इज दैट। तो ये सब चीजें आपको देखनी है। कल्चर तो अपना साइड बाय साइड नोट ही करना। अब आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में भी क्या है, दो पार्ट हैं, जैसे एक तो अपना इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपने को ज्यादा फोकस नहीं करना है। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या होना चाहिए कि जैसे जो चीज करंट अफेयर से रिलेटेड है, जैसे आप ये समझिए कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रेट है या टर्की पर्टिकुलर कंट्री की लोकेशन है, जैसे आजकल क्या ब्लैक सी, बट ड्यू टू यूक्रेन रशिया वॉर, ब्लैक सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक सी कहाँ है, ठीक है, और अगर ब्लैक सी यहाँ है तो ब्लैक सी में को कंट्रोल कौन सी कंट्री करती है, पैसेज कौन सा है, व्हाट इज द रोल टर्की इज प्लेइंग हियर, इस्तांबुल की क्या इंपॉर्टेंस है, मेडिटेरियन सी कहाँ है, बिकॉज क्या है करंट अफेयर से रिलेटेड ये सब मामला है, आपको ये बड़ा ढंग से याद होना चाहिए। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का वो हिस्सा जो करंट अफेयर्स की न्यूज में वो आपको पता होना चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी तो आपको पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में क्या है, जैसे आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे एक तो ये हो गया इंडियन, मतलब एक तो पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है, जैसे प्लैनेट्स हो गया या सन, वो सन हो गया या पूरी गैलेक्सीज हो गई,
फिर प्लेट्स की बात करेंगे, फिर रॉक्स की बात करेंगे, फिर इक्लिप्स की बात करेंगे, क्लाइमेट की बात करेंगे, कितने टाइप के क्लाइमेट होते हैं, अच्छा क्लाउड्स कितने टाइप के होते हैं, रेनफॉल हमारे देश में मानसून आता है तो कौन सा है, ठीक है, और वो मानसून का फ्लो कैसा रहता है, फिर उसके बाद एयर प्रेशर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वेदर पर्टिकुलर मंथ में ऐसा रहता है, उसके बाद सोइंग ऑफ क्रॉप्स हो गया कि पर्टिकुलर मंथ में कौन सी क्रॉप वो होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप, शॉर्ट टर्म क्रॉप क्या है, लॉन्ग टर्म क्रॉप क्या है। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद आप ये सब तो आपको पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी में, इसी में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, समझिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरे डिटेल में नहीं पढ़नी, या चाहे यूएसए में ये है ये सब कुछ नहीं, जो जो करंट अफेयर से रिलेटेड है उस पर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बोला कि यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ चल रही है, अच्छा ब्लैक सी क्या रोल प्ले कर रहा है, मेडिटेरियन सी का क्या है, ठीक है, और जैसे यूक्रेन है तो उसके नेबर्स कौन से कंट्री है, बेलारूस की कैपिटल क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में तो आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है। अच्छा इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है इसकी, इसकी इंपॉर्टेंट बुक्स है जैसे एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बहुत ही बढ़िया बुक है 6 to 10। एक आपके पास क्या होनी चाहिए, एटलस भी होनी चाहिए, और रीडिंग द ज्योग्राफी, ज्योग्राफी बिना एटलस के नहीं पढ़ी जाती, ये आप ध्यान से समझिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज को क्रैम करना और किसी चीज को बार बार याद करना, या किसी चीज को उसके बदले किसी वो चीज का विजुअल वो देख लेना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, तो यू कैन रिमेंबर ऑल द मैप्स, ओके। चैनल इंपॉर्टेंट है, जैसे पर्टिकुलर चैनल, मल्टीपल चैनल, 8 डिग्री चैनल हो गया, 9 डिग्री चैनल हो गया, ठीक है, ये सब चैनल इंपॉर्टेंट है। तो पूरा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है, आपको वो चीजें याद होनी चाहिए जो क्या है, जो अभी करंट अफेयर्स में चल रही है, ठीक। इंडियन ज्योग्राफी में क्या है, देखिए इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय के मतलब पार्ट कितने हैं, ठीक है, जैसे शिवालिक रेंज वो शिवालिक हिमालय हो गया, ग्रेट हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया, ये सब चीजें, ट्रांस हिमालय है। फिर ये तो मैंने आपको बताया क्या, वर्टिकल उसका जो है वो डिवीजन। फिर हॉरिजॉन्टल डिवीजन क्या है कि नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, इस टाइप का, ठीक है। फिर हिमालय है तो उससे रिवर्स निकल रही है, अच्छा इंडो, फिर गंगा की बात करेंगे, जब पर्टिकुलर रिवर सिस्टम हो गए, कि गंगा हो गया, चाहे ब्रह्मपुत्र हो गया, चाहे यमुना रिवर सिस्टम हो गया, या फिर चाहे इंडस रिवर सिस्टम हो गया, तो दीज ऑल रिवर सिस्टम, सो आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि फ्रॉम वेयर दे आर ओरिजिनेटिंग, ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ लेक फ्रॉम वेयर इट इज originating, or what is the name of particular glacier from where it is originating, तो ये सब आपको नाम याद होने चाहिए। फिर कि कौन कौन से पर्टिकुलर कैपिटल से वो जाती है, या इंपॉर्टेंट सिटीज जो रिवर के अराउंड है, सही, जैसे क्या गंगा के अराउंड हरिद्वार हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये सब चीजें, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से आती है, उसका एक जनरल फ्लो, ठीक। और फिर हो गया आपको जैसे जैसे आप जानते हैं कि इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है, फिर थोड़ा इंडो गंगा का ब्रह्मपुत्र मतलब पूरा प्लेन है, इंडो गंगा वो ब्रह्मपुत्र प्लेन है पूरा, इधर जो यूपी वाली बेल्ट है और ये पूरी किसकी गंगा की का प्लेन है, उधर जो आसाम वाला है वो सब ब्रह्मपुत्र का बेल्ट है। फिर पेनिनसुलर ब्लॉक वो अपना जो डेक्कन प्लेटू है वो सब, फिर नीचे थोड़ा और नदियों के बारे में, जैसे कि साउथ की वो मेजर नदियां कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, इनके बारे में ओरिजिन कहाँ से, ये सब। फिर जैसे साउदर्न पीक्स हैं, जैसे नॉर्थ में माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा, आपके कंट्री का कौन सा बड़ा है, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सा बड़ा है, फिर साउथ की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक। थोड़ा बहुत मानसून के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि साल के किस समय कौन सा वो मानसून आता है, या क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में पता होना चाहिए, सॉइल पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए कि सॉइल क्या है, जैसे रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन सी स्टेट है, अच्छा रेड सॉइल पाई जाती है तो उसमें कौन सी पर्टिकुलर क्रॉप होती है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सब आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में विद वेरी वेरी गुड विजुअलाइजेशन, वहां इतने डायग्राम है कि आपको पढ़ने में बहुत ही बढ़िया लगे, ठीक है। सिक्स वरना आप क्या कर सकते हैं, इसके बदले आप एक जो वो लूसेंट के बारे में मैंने बताया, अच्छा एटलस भी बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पीवाईक्यू का तो अपना रोल है, पीवाईक्यू मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनका तो अपना रोल है। तो पीवाईक्यू पढ़ने से क्या होगा, आपको एक ये पता लगेगा अच्छा क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाते हैं, और कई कई बार क्या होता है क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। अब जैसे क्या हो गया कि 2016 से पहले जो होता था वो क्या होता था, वो अपना टेस्ट होता था ऑफलाइन, ठीक है। अब 2016 के बाद जो है टेस्ट हो रहा है ऑनलाइन, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट,
कि आपको जो पीवाईक्यू पढ़ने हैं उनमें ज्यादा ध्यान देना है आफ्टर 2016, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हमने जितना डाटा दिया है वो आफ्टर 2016 का है। ठीक, ये हो गई अपनी पूरी बात। अब देखते हैं थोड़ा सा जो आपको ये समझना है कि फॉरेस्ट एंड प्रीडोमिनेंट प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे रेन, ठीक है, तो ये सब रेन, वो मानसून कहाँ कहाँ आ रहा है, फॉरेस्ट किस किस टाइप के, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, कौन कौन से फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो वो कहाँ है, उनकी लोकेशन कहाँ है इंडिया में। फिर क्रॉप्स के टाइप क्या है, क्रॉप्स के पैटर्न क्या है, पर्टिकुलर एनिमल इंडिया का एनिमल क्या है, पर्टिकुलर स्टेट का एनिमल क्या है, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अच्छा, यूनेस्को ने किसी चीज को अच्छा अभी हेरिटेज साइट घोषित किया तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये सब चीज, किसी एनिमल को इंडेंजर्ड किया तो वो सब आपको पता होना चाहिए। तैयारी करने का बेसिक सोर्स क्या है, ये तो देखिए जो हम बात कर रहे हैं ये स्टैटिक। मेजर जो मैं बात कर रहा हूँ करंट अफेयर्स की। ठीक है, करंट अफेयर्स जो आपको उसके लिए बेस्ट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप जानते हैं कौन से, जैसे जो सबसे बेस्ट है वो तो द हिंदू ही है। ठीक है, द हिंदू, लेकिन द हिंदू भी आपको ऐसे सेलेक्टिव पढ़ना है यार। अच्छा, मेरे ज्योग्राफी का ये, उसके लिए आपको क्या पढ़ना है वो आपको कैसे पता लगेगा, पीवाईक्यू कैसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा। अच्छा, यू विल गेट सम आइडिया नो कि हाँ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। सो ये एक तरीका है कि आपको एक अंदाजा आ जाएगा, अच्छा ये चीजें पूछी जाती हैं ऐसा। ठीक है, इसमें भी क्या है, जैसे अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग हो गई, वाटर रिसोर्स क्या है, ठीक है, वाटर रिसोर्स क्या है। दूसरा, अगर फार्मिंग हो रही है तो उसमें क्या वाटर, वो वो वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, प्लस हर साल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितने टाइप की क्रॉप है, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में आयरन ओर कहाँ हो रहा है, या बॉक्साइट हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, गोल्ड माइंस है तो कहाँ है, ऑयल वेल्स हैं तो कहाँ है, ये सब चीजें ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज का भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल हाईवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन रेल रूट्स, पोर्ट, these all are very very important and these are the parts of Indian geography. So इसके लिए बेसिकली क्या, आप पहले एनसीईआरटी पढ़ लें। ठीक है, सबसे पहले आप ये करें कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ें, फिर उसके बाद थोड़ा पीवाईक्यू देख लें कि भाई पीवाईक्यू में किस ट्रेंड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर एक बार आप एनसीईआरटी रिवाइज कर सकते हैं दोबारा, या फिर लूसेंट पढ़ लें। फिर उसके बाद क्या करें, लेकिन जब भी पढ़े आप ज्योग्राफी विद एटलस पढ़ें। तो एटलस से क्या होगा, आपके सामने एक पर्टिकुलर मैप रहेगा तो आपको याद करना बड़ा आसान रहेगा, समझ पा रहे हैं। तो अभी जैसे मैं वो एटलस में साफ आपको दिखा देगा, या यहाँ पे जो है ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल मींस कॉटन विल बी देयर, तो लाइक दैट नो यू विल एबल टू रिलेट द थिंग्स, दैट इज द इम्पोर्टेंट। अब आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी एक क्या थोड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट, रीजन है उसका। देखिए पॉलिटी में क्या है, इसमें भी दोनों चीजें हैं, लेकिन इसमें जो मेजर टिल्ट है एसएससी का वो स्टैटिक की तरफ से, वो तरफ जाता है। अच्छा, पॉलिटी जो है वो आफ्टर 1951 यानी कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले की बात नहीं। पॉलिटी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। कब से, 1935 में एक जो एक्ट आया था ब्रिटिश वाला, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहां से पॉलिटी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्या है, देखिए हमने जो मेजर चीजें उठाई हैं वो तो ब्रिटिशर से ही उठाई है। हमारा जो आप चाहे देख लीजिए, हमारा पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने वो भी ब्रिटेन से ही लिया। ठीक है, हमने अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन सा सिस्टम कहाँ से उठाया। ठीक है, अगर आपने जैसे पर्टिकुलरली हमने जो है क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज या प्रेसिडेंट, वो हमारे इलेक्शन होते हैं तो वो कौन से देश से होते हैं, या हमने पर्टिकुलर कोई वर्ड लिया है वो कहाँ से लिया है, तो ये सब चीजें क्या है पॉलिटी में इंपॉर्टेंट है। सो इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली व्हाट आई वांट टू से दैट। तो 50% or majority of 75% I can say that everything has been transferred from Government of India Act 1935, isn't it? So from 1935 it is very important. So what, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा 1935 में क्या था, उस एक्ट में क्या है, बिकॉज आधा तो कॉन्स्टिट्यूशन वही। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, कमिटी बनी तो क्या हुआ, ठीक है, उस कमिटी के मेंबर कौन थे, वो कौन थे, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसमें कितनी प्रिंसली स्टेट के मेंबर थे, कितना ये था। यू हैव टू बी वेरी गुड इन cramming the data, well, that is the prime thing. One more thing which is important here is that you have to revise it multiple times, क्योंकि क्या होगा कई बार आपको आर्टिकल याद करने पड़ेंगे। जैसे अच्छा आर्टिकल इसमें क्या है, आर्टिकल 4 में क्या है, आर्टिकल 5 में क्या, आर्टिकल 21 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 20 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, या फंडामेंटल राइट्स क्या है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा बार बार, तो ये बड़ा वो है। अच्छा, इसके लिए जो सोर्स है वो प्राइम सोर्स तो देखो एनसीईआरटी 6 to 10,
ठीक है। एक और सोर्स है जैसे लूसेंट है। अब पीवाईक्यू भी बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें पीवाईक्यू काफी रिपीट होता है। और भी इसमें जैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रेसिडेंट के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, कितने प्रेसिडेंट थे, अभी हैं तो कौन से हैं, और अभी हैं तो कौन है। ठीक है, पीएम हो गए कि कौन से नंबर के हैं, गवर्नर हैं तो पर्टिकुलर, जैसे अब सारे गवर्नर याद करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बड़े बड़े मेजोरिटी वो स्टेट के जहां कम से कम इलेक्शन हो रहे वो आप याद करिए, जो मतलब जैसे इस करंट ईयर में जहां जहां इलेक्शन है, ये बड़े बड़े स्टेट के, वो स्टेट्स के जैसे कि यूपी का कौन है या एमपी का कौन है, बड़े बड़े, और प्लस जहां इलेक्शन हो रहे, जो स्टेट न्यूज पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा सीएम आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको कैपिटल्स याद होनी चाहिए। देखिए ऑल ओवर इंडिया में तो आपको बहुत सारे स्टेट की कैपिटल याद होगी, पर नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम थोड़े वीक होते हैं, उधर भी आपको एग्जैक्ट देखिए ज्योग्राफी से आपको ये पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर स्टेट कहाँ पे है, फिर उनकी कैपिटल्स आपको याद होनी चाहिए, फिर वहां के सीएम आपको याद होनी चाहिए। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी आप उसमें जितना दे वो कर सके। दो चार जैसे इंपॉर्टेंट पद होते हैं, अटॉर्नी जनरल हो गया, तो इंडिया का अटॉर्नी जनरल कौन है, ये सब वो क्या ये करंट का है, मतलब पॉलिटी में जो है स्टैटिक ज्यादा रोल प्ले करता है, पर ऐसा नहीं कि करंट से क्वेश्चन नहीं आ सकते, करंट से भी आ सकते हैं। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। फिर क्या है, आपको सारे आर्टिकल वो याद होने चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी कितनी पावर है, तो बेसिकली पॉलिटी क्या है, बेसिकली पॉलिटी का मतलब अगर स्टैटिक हिस्सा देखें तो वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट पूरी कॉन्स्टिट्यूशन से चल रही। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में बाइकैमरलिज्म है, तो वो कहाँ से आया। फिर बाइकैमरलिज्म में लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ becoming the member of Lok Sabha, what is the eligibility to become the president of India, so what are the age criteria, what are the other criteria, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आपको ऐसा रहता है जैसे कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ बॉडीज रहती हैं, जैसे कैग हो गया, यूपीएससी हो गया, इनके बारे में पता होना चाहिए, इनके चेयरमैन के नाम। ठीक है, जो अच्छे वो बड़ी बड़ी बॉडीज हैं वो सब। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं या फिर न्यूज में। ठीक, फिर आपको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पूरा पता होना चाहिए, दैट इज ऑब्वियसली द कॉन्स्टिट्यूशन, यू विल स्टडी अबाउट दैट। फिर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की, हाउ द स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया इज वर्किंग, सो फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन द फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक, और हु इज मोर पावरफुल, सेंटर और स्टेट, तो फिर उसमें क्या है कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड दैट इज समवर्ग की सूची। ठीक है, so concurrent list, so you have to remember all the things, you have to go through all the things, all the detailings. So books are that NCERT Lucent, and one more time I am repeating and I will repeat it in every section, it is not important that how much you read and from where you read. The most important part is that you have to revise, you have to revise. First you will go through the theory, whether you will go from NCERT or from Lucent, then you will cover PYQ. Then what will happen, from PYQ you will came to know about 20-30 new questions, again you will find its theory, then cover it, and then again you will revise the syllabus. That is the key. Before going to SSC CGL examination, you have to revise it multiple times, minimum 4 to 5 times. That is very important, so that you remember all the data. Understand this, never see, एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है, देन यू कैन डू द ऑप्शन एलिमिनेशन, यू डोंट हैव टू क्रैम द थिंग्स। ऐसा नहीं है कि अगर वहां पे आपको ये नाम ही याद नहीं है, जैसे अभी आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, तो मुझे पता है अच्छा वो गवर्नर, अब मुझे जैसा आपने पूछा कभी किसी दिन, वैसे तो ये तो मुझे याद ही रहेगा, और मान लीजिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डाटा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स डाटा वो मुझे याद नहीं रहा, जैसे अभी तो उत्तराखंड में चलिए चुनाव हुए, जैसे इससे पहले यहाँ के सीएम कौन थे, कॉम्प्लेक्स डाटा, पर अगर मैंने एक आध बार धामी वर्ड कहीं सुना है, देन आई कैन फ्रॉम ऑप्शंस आई कैन टिक दैट, इजंट इट, दैट इज द थिंग, ऑप्शंस है वहां पे, तो आप वो मत सोचिएगा कि पढ़ते समय कि यार वहां मुझे याद नहीं है, वहां याद आ ही जाएगा, तो आप वो 5-6 बार वो देखोगे ना पर्टिकुलर इमेज, तो क्या रहेगा कि आपको वहां वो क्लिक करेगा, अच्छा ये हुई है, वो यही होगी, जैसे पूछ लिया कि यार अच्छा कि अपना वो गंगा कहाँ से निकलती है, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, पर समझ लीजिए कि आपको एग्जाम में थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा और आपको नहीं पता,
तो क्या हो गया, आपने वो 5-6 बार देखा पर उस समय याद नहीं आ रहा, दे हैव गिवन द ऑप्शंस दे, इसमें इतना कोई वो नहीं है, बस आपको यू हैव टू रिवाइज। न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ सके तो बहुत बढ़िया, क्योंकि न्यूज़पेपर से क्या रहता है, उसमें काफी अच्छी जानकारी रहती है, एडिटोरियल्स हैं, ये हैं द हिंदू के, और क्या पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट में केस चल रहा है, तो अभी जैसे कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही है, तो उसमें पर्टिकुलर जो जिन्होंने केस किया है या जिन्होंने अर्जी दायर की है कोर्ट में, उन्होंने कौन से आर्टिकल को कोट किया, जैसे अभी कंट्रोवर्सी चल रही है हिजाब पे, तो उन्होंने कौन सा आर्टिकल कोट किया है, what is the basis of their case, isn't it? And what the Supreme Court or High Court is interpreting, what is their interpretation. So these all things are very, very important. Okay, so there are some miscellaneous topics also, public service, anti-defection, what is anti-defection, what is provision for minority, and what are the, अच्छा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में, कि पार्लियामेंट ने जैसे अभी कौन कौन सी स्कीम लाई है पार्लियामेंट, ठीक है, कौन कौन सी गवर्नमेंट हमारी स्कीम लाई है, अच्छा कौन कौन से सुधार होने, जैसे अभी क्या हुआ हाल ही के वर्षों में, जेएनके को यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो वो क्या पता 1-2 साल में फिर स्टेट बना दे, वहां गवर्नर कौन है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। यूनियन टेरिटरी के मैं मतलब देश में कितनी यूनियन टेरिटरी है, देश में कितने स्टेट है, ये सब जानकारी आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। और ये भी आपको ऐसे निटी-ग्रिटी भी पता रहनी चाहिए, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि यार पर्टिकुलर बिल पास हुआ, ठीक है, तो पर्टिकुलर बिल पास हुआ, तो अभी जैसे मान लीजिए कोई ऐसा है कि नए स्टेट बनाने का बिल है, तो वेदर वी हैव टू डू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और नॉट, द क्वेश्चन विल कम लाइक दिस आल्सो, समटाइम्स दे आस्क क्वेश्चन लाइक दिस। ओके, तो पॉलिटी के लिए वही है एनसीईआरटी, लूसेंट और पीवाईक्यू, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल जी, एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू रिवाइज। So see, these are suggested for reference. Why we have written the Tamil Nadu State Education Board? That's it is very, because अभी क्या हो गया ना, अभी हिस्ट्री में क्या है कि थोड़ा अपना जो एनसीईआरटी वाला है उसमें क्या है, थोड़ा डाटा कम है, उन्होंने क्या करा है थोड़ा सा वो उसको वैसे रखने के लिए ना, वो थोड़ा बहुत चेंज कर लिया उन्होंने काफी, एक बहुत सारी चीजें हटा दी, जबकि तमिलनाडु में जो चल रहा है हिस्ट्री वो बिल्कुल अभी भी वही है, पुरानी वाली प्योर, वो हम इसलिए रिकमेंड करें, ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलग है, वो पहले एनसीईआरटी भी वैसे ही होता था, पर वो क्या उन्होंने काफी अमेंडमेंट करके जितनी भी विवादित चीज थी या जैसा भी वो न्यूट्रलिटी को रखने के लिए उन्होंने वो सब हटा दी, लेकिन क्या एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 11th और 12th की एनसीईआरटी हिस्ट्री में पर्टिकुलरली अब तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, ठीक। कल्चर के लिए आपके पास ये है, देखिए एनआईओएस का मटेरियल आता है, या जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आप पर्टिकुलरली नोट्स बना लें, अच्छा ये अकबर के काल में ये हुआ, अच्छा शाहजहां हैज डन दिस, अच्छा जहांगीर हैज डन दिस, दीज ऑल थिंग्स। ज्योग्राफी के लिए 7 to 12 selected topic, only go through selected topics, don't read all the NCERT and line by line you are reading, no, this is not good. NCERT 11th for polity, okay. Economy, very important for economy, NCERT, Hindu newspaper, budget, and I will write one more thing here, economic survey, that is also, ठीक है। अब देखो, see other book for see competition wizard हो गए, किरण प्रकाशन प्रीवियस पेपर हो गए, लूसेंट जीए बुक हो गई, these all are I have mentioned about all these books, kiran previous year paper, they are very very good. Go through PYQs. We are not recommending these books, but what we are seeing, if you get PYQ from any other book also or any other website also, you can go through. PYQ is very important in case of SSC. क्यों? क्योंकि वो they repeat the question, isn't it? And you will get to know कि अच्छा क्वेश्चन आ कैसे रहे, कैसा हो रहा है, that is it. Now let's come to science. अब साइंस में क्या है देखिए समझिए, साइंस इज नॉट अबाउट क्रैमिंग, ओके, साइंस इज नॉट अबाउट क्रैमिंग यू, तो आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इफ इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन यू कैन गो थ्रू विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आल्सो, बट एसएससी जैसे एग्जाम में क्या है ना, आपको कुछ डेटा क्रैम करना पड़ेगा, क्रैम जैसे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यू हैव टू क्रैम दैट, सो this is very simple, but I am talking about what is the SI unit of power, so what is the formula of power, achha if I will change the velocity 2 times, what will happen to the momentum, like that.
तो फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको क्या होगा कि थोड़ा सा आपको, जैसे फिजिक्स में भी क्या है, अब इसमें भी कई टाइप है ना, जैसे फिजिक्स में एक हो गया आपका मैकेनिक्स, मैकेनिक्स यू हैव टू गो थ्रू, ठीक है, मैकेनिक्स के क्या प्रिंसिपल है, मैकेनिक्स का क्या है। फिर एक हो गया थर्मोन्यूक्लियर फिजिक्स, उसके बारे में जिसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूजन फिजन पढ़ते हैं, ठीक। फिर एक हो गया आपका ये थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स तो बेसिकली केमिस्ट्री का है, पर थोड़ा बहुत उसमें भी फिजिक्स रहता है। हाँ वो तो बेसिकली केमिस्ट्री का ही, थर्मोडायनेमिक्स नहीं, वो याद नहीं, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। तो आपको क्या है कि आपको ये करना है कि you have to focus on the applications, not on the theory cramming. That is the thing I want to say. तो कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेंगे, देखिए अगर 3 से 4 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, उसमें एक आध क्वेश्चन ऐसा जरूर होता है जो क्रैमिंग का रहता है, पर ज्यादातर मेजोरिटी क्वेश्चन जो रहते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड रहते हैं। दे वांट टू नो व्हाट इज द प्रिंसिपल, इजंट इट, दे वांट टू नो अच्छा ये पर्टिकुलर चीज किसकी है, किसने दी है थ्योरी, ऐसा नहीं। okay, sometimes they ask you कि अच्छा ये okay we are changing this, जैसे we are changing the velocity, so what will be the effect on momentum, or we are increasing the velocity to 2 times, so what will be the effect on momentum, or what will be the effect on kinetic energy. So they will ask, for that you have to remember the formula, isn't it? So that is the thing. Acha, unit is very important for all the home appliance principle. These principles are very important. Applications are very important, basic concepts and law, these are important. Branches associated with physics, okay, nuclear physics I have told you. Achha, what is the interrelationship? So these all are the uh, these all are just a basic topic. So there are a lot of topics in physics. There is mechanics, there are Newton's law, everything applied to that mechanics also. Thereafter there is a nuclear physics, okay, and there is also some hydraulics. We have to go through all these, and the books you can refer is that you can refer NCERT. State boards can also be referred, but I will prefer more NCERT. And if you don't want to read NCERT, then Lucent G, that is enough. Here also PYQ is important. If you go through the PYQ, then what will happen? If you go through PYQ, then what will happen? You will came to know what are the questions are they asking, what are the questions they are asking, is it? So if you will see the PYQ, you will came to know they are asking the questions in which understanding of physics is required. You can't cram the concept, isn't it? So they are asking, okay, if we will change this, then what will happen? Or they will ask, okay, suppose there is a very, this is very simple gas equation, PV is equal to nRT. Now they will ask, if I will put the pressure constant, what will happen to volume if temperature is increased twice? Okay, if temperature become twice, then what you have to tell them? You will able to write, you will able to mark the question only when you know the. So concept बड़ा important है, ये आप समझिए ना, ये मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू बताना चाह रहा हूँ। फिजिक्स में क्या है, आप फिजिक्स पढ़े पर कॉन्सेप्चुअली पढ़ आप कहीं से भी सकते हैं, एनसीईआरटी, लूसेंट, पीवाईक्यू, एंड हियर आल्सो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट साइंस में रिवीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस का एप्टीट्यूड, दैट इज द इंपॉर्टेंट। सो इफ यू विल अंडरस्टैंड the physics, chemistry, if you understand the concept here, then it will be very easy to remember, because there is nothing to remember. In science you can just, you can understand the concept, that is the thing. अच्छा, फिर आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में तो क्या है कि देखिए, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल केमिस्ट्री अलग अलग है। तो उसमें भी क्या है, सब में अलग अलग, जैसे पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनिक, और वो मतलब इनऑर्गेनिक में काफी मेजर, इनऑर्गेनिक में काफी मेजर रोल प्ले करती है। तो if you do the periodic table completely, then things will be fine for you. Okay, exceptions are very important in chemistry, very very important. Exceptions बहुत ज्यादा important है, you have to remember the exceptions. Okay, they usually ask exceptions. They ask what are the chemical name of particular vitamins. They ask why the particular disease is caused and from which it is caused. Okay, they can ask, okay, HIV, AIDS is due to, they will ask
you the they will give you the from virus, from bacteria, from protozoa like that. ये सब चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक। अच्छा, केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए, जैसे अल्कोहल का, जैसे मान लीजिए अभी इथाइल अल्कोहल है तो उसका इथेनॉल नाम है, ठीक है। तो फिर उसमें भी आईयूपैक नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर केमिस्ट्री में आपको ये पता होना चाहिए कि यार आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो क्या है, ठीक है। लेटेस्ट मतलब कोई डेवलपमेंट हुआ हो केमिस्ट्री में, मतलब केमिस्ट्री में कैसे, जैसे कोई अभी जैसे आजकल क्या चल रहा है, ये अपना किसकी, जैसे बैटरीज की बात चल रही है तो बैटरीज का सिस्टम क्या है, ठीक है। आयन कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, ये सब चीजें जो बेसिक केमिस्ट्री है वो आपको याद होनी चाहिए, मतलब पता होनी चाहिए। और उसके लिए क्या साइंस का एप्टीट्यूड भी आवश्यक है। एनसीईआरटी आप पढ़े, वहां पे पूरा क्लियर है। जैसे अभी मैं आपसे एक बात वो पूछूं कि क्रूड ऑयल जो होता है उससे पेट्रोल या डीजल कैसे निकाला जाता है, तो यू हैव टू रिमेम्बर, ओके ओके, दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यू हैव टू रिमेम्बर दैट। एंड अगर आप एनसीईआरटी वो देखेंगे तो पर्टिकुलर पूरा एक डायग्राम बना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो दैट इज द थिंग कि आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल क्या है और वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। कोई मेटल है तो वाई मेटल क्रिएट बेस एंड नॉन मेटल क्रिएट एसिड, पूरी साइंस है। So books are that state boards, NCERT, everything same, Lucent, GA book and PYQ. PYQs are very important. These are the branches of chemistry, vitamins and their chemical name. I am adding diseases also. Okay, I am adding diseases also. Fit drugs and their application. Nowadays, this is very important. Okay, due to COVID, chemical name and common name, chemical composition. These are the things. Okay? These are in केमिस्ट्री। नाउ वी विल कम टू बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी में क्या है, आप में से अधिकतर लोगों का मैथ्स होगा, ठीक है। बायोलॉजी वो कम ही लोग का था। अगर आपका बायोलॉजी है, इफ यू हैव डन 11th and 12th with biology, then obviously it is very easy. But if you have not done, मतलब आपका मैथ्स था या कुछ और था, तो आपको क्या करना है, बायोलॉजी से क्या है, बायोलॉजी आप उतने आसानी से इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं, ओनली ऊपर ऊपर की चीजें। पहले सबसे पहले आप क्या करिए, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़िए 6 to 10, उसमें बेसिक बायोलॉजी, और बायोलॉजी को आप पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा फिगर और डायग्राम का यूज करें। साइंस में तो आप जितना प्रैक्टिकल का वो क्या यूज करेंगे समझने में, उतना आपको याद वो लंबा रहेगा। बायोलॉजी में तो देखिए आपको याद ही करना पड़ेगा, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब क्या कि आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे उसमें आपको साइंटिफिक नेम्स याद करने पड़ सकते हैं, उसको देखिए अभी जो और लेटेस्ट डेवलपमेंट है, टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, क्लोनिंग, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आपको ये भी याद करना पड़ेगा, स्टडी ऑफ एनिमल्स या स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज, ठीक है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज, स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज, ये सब आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसमें भी ऐसा है कि बॉटनी और जूलॉजी को आप अलग अलग ना कर दें, भाई उन एक साथ पढ़े, क्योंकि 6 to 10th में तो ऐसा कुछ है नहीं, सेपरेट नहीं है दोनों, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। तो आपको क्या है वो एक साथ ही पढ़नी है। और अपन आपको ये पता होना चाहिए, अब जैसे उसमें भी क्या है अलग अलग सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव वो सिस्टम का आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, मोटा मोटा कि अच्छा यहाँ एसिड निकलता है, अच्छा यहाँ पे ये एंजाइम निकल रहा है, यहाँ पे ये निकल रहा है, ठीक, ये सब। और पर्टिकुलर आप इसके नोट्स बना लें और उसको जितना शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाए और उसको बार बार याद करने की कोशिश करिए। इसमें भी वही है कि एनसीईआरटी बायोलॉजी में तो आपको पर्टिकुलर नोट्स बनाने पड़ेंगे, स्मॉल वाले छोटे छोटे नोट्स, और उनको बार बार, जैसे उसमें कई सिस्टम है, रेस्पिरेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर न्यूरॉन सिस्टम है, फिर हार्ट का है, तो ये सब चीजें हैं जो आपको ब्लड सिस्टम है, वो सब आपको क्या एक बार उनको पढ़िए, फिर नोट्स बनाइए और बार बार उन नोट्स को रेफर करिए। और नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे एनसीईआरटी आपने पढ़ ली या लूसेंट पढ़ ली, उससे नोट्स बना ली, ठीक है। नोट्स को अपडेट भी करना है, किसके हिसाब से, पीवाईक्यू के हिसाब से। एक बार आपने नोट्स बना लिए, पहले आपने पढ़ लिया, फिर नोट्स बना लिए, फिर आपने देखा यार पीवाईक्यू में तो ये क्वेश्चन आ रहा है और मैंने ये नोट्स में नहीं लिखा, देन यू हैव टू अपडेट दैट, और फिर उसी के सिमिलर आपको बाकी चीजें भी, बाकी डिटेलिंग भी अपडेट करनी है, ठीक। तो ये बायोलॉजी का मैं आपको करना है। बायोलॉजी में यू हैव टू रिवाइज 6 to 7 टाइम अगर आपका बायोलॉजी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है वो एक अलग सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी वो जानकारी नहीं है, तो ये आपको वो करना है, ठीक। डीएनए, आरएनए, फिर उसमें क्या है कि प्रोटीन्स का जैसे नाम क्या है, या फिर वो कार्बोहाइड्रेट का साइंटिफिक नेम क्या है, कौन सा फूड खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कौन सा फूड खाने से प्रोटीन मिलता है, दीज ऑल डिटेल्स दे आर वेदर प्रेजेंट इन एनसीईआरटी और इन द लूसेंट, ठीक। अब टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए एसएससी में
ये देखिए हमने पूरा एक टाइम मैनेजमेंट का बनाया कि देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको 20 मिनट देने, जनरल अवेयरनेस के लिए, इंग्लिश के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए। अब इसमें भी क्या है, देखिए आप पे अभी जनरल अवेयरनेस का हमने 10 मिनट रखा है, क्या पता आप 7 ही मिनट में कर ले। ये स्पीड कैसे बढ़े, ये स्पीड ऐसे बढ़ेगी जब आप क्या देंगे, मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट में आप एक सेट प्लान वो बना लीजिए, सेट प्लान आपका है, उस सेट प्लान में क्या करेंगे आप, जैसे आपने सेट प्लान बना लिया, उसके बाद क्या करेंगे आप, उस सेट प्लान को बार बार रिपीट करें। जैसे ऐसा हो, जैसे एक सेट प्लान बना ले और फिर देख लें कि डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं नहीं हो रहे, मॉक टेस्ट में मैं बात कर रहा हूँ। और एक बार डिजायर्ड वो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप कर पा रहे हैं, उसी को फिर रिपीट करिए। एग्जाम में ये नहीं कि मैं वहां पूरा चेंज ही कर दिया, ठीक है जी। प्लस क्या है, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, ये हमने मैक्सिमम टाइम रखा, आप इसको जैसे 7 मिनट में लिया है या 6 मिनट में भी लिया है, 6 to 7 मिनट, तो क्या होगा, यू विल हैव मोर टाइम इन मैथमेटिक्स और इन रीजनिंग। सो इट डिपेंड्स। तो जैसे जनरल अवेयरनेस है तो उसमें क्या, या तो आपको आता होगा या नहीं आता, तो यू कैन डू दैट इन 6 to 7 मिनट। इंग्लिश कंप्रिहेंसिव, comprehension is also the same thing. Okay, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो कितना मैं टाइम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को दे सकूं, और वो आप कहां से दे पाएंगे, यहाँ से, क्योंकि टोटल पेपर तो उतने का ही है ना, 60 मिनट्स। ये ठीक। अब क्या है, व्हाट वी आर ऑफरिंग इन आवर क्लासरूम कोर्स, वी विल बी गिविंग यू exhaustive study material, booklet, handouts, updated paper, okay, updated as per SSC examination। so latest आपको सारे मॉक मिलेंगे, ठीक है। ऑनलाइन मॉक भी देते हैं, पेपर बेस्ड भी रहते हैं, आजकल तो पेपर बेस्ड थोड़ा कम रहते हैं, ये टीयर 3 के लिए रहते हैं, ये टीयर 3 जो होगा आपका उसके लिए। बाकी तो क्या है, और ऑल इंडिया बेसिस पे होता है ये, तो आपको अपनी एक ऑल इंडिया रैंकिंग भी पता लगेगी। खूब सारे हम प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं, पूरी एडवाइस देते हैं, और फिर मटेरियल देते हैं टीयर 2 का और टीयर 3 का, और फिर टीयर 3 के अलग से क्लासेस भी करवाते हैं। फिर हमारा एक ऑनलाइन कोर्स भी है जो 6 मंथ का कोर्स है, इसमें आपको पूरी क्लासेस डिटेल के थ्रू मिलती हैं। अब अगर आपका कोई डाउट हो Q&A में तो आप पोस्ट कर सकते हैं और मैं उसका आंसर वो जरूर दे दूंगा, ठीक है। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग दिस एंड हैव अ गुड डे।